सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 7 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। पूरे का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे। 2 पार्ट इसके रहने वाले हैं। आज के पार्ट में मैं आपको लगभग सारा पोर्शन करवा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर का जो पोर्शन है वो आपको मैं अगली क्लास में करवाने वाला हूं, क्योंकि काफी स्कूल से वो पूछा ही नहीं जाता। तो आप काफी सारे बच्चों के लिए तो सिर्फ एक क्लास इनफ रहने वाली है। बहुत ध्यान से एक एक टर्म को सुनना। ये सारी टर्म्स आपके लिए वैसे भी जानना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अकाउंटेंसी को वैसे भी देखते हो बाहर से, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी टर्म्स के मीनिंग जानना। छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत अच्छे से एक चीज को समझेंगे। अगर तुम ये नोट्स चाहते हो, ये पीपीटी चाहते हो जो मैं पढ़ाता हूं वो चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो अब जल्दी से करें क्लास की शुरुआत। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 7 क्लास 11 अकाउंटेंसी। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट से कि भैया सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है सोर्स और एक है डॉक्यूमेंट। सोर्स का मतलब होता है कि इसका सोर्स कहां से, चीज आई कहां से। जैसे मैं बोलूं मिल्क का सोर्स है तो बफेलो है, तो इसी तरीके से इसका सोर्स क्या है, कहां से आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बताते हैं कि कोई चीज कहां से आ रही है। अरे कौन सी चीज कहां पे आ रही है, अकाउंटेंसी में क्या जरूरत होती है। तो अकाउंटेंसी में हम बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। किस डॉक्यूमेंट को देख के हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो मान लो मेरे को कोई कहता है, मेरे क्लर्क आता है मुझे कहते हैं कि सर मैंने ना 1000 रुपए का रिफ्रेशमेंट आज हमारे स्कूल में आया था, हमारे इंस्टीट्यूट में आया था, 1000 रुपए का रिफ्रेशमेंट मैंने वो पे कर दिया। मैं कहूंगा सोर्स दिखाओ, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, क्या इसका एविडेंस है जिसके बेस पे तुम 1000 रुपए मुझे बोल रहे हो। तो दैट इज बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट, द एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट की जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एविडेंस हमें ये बताता है। ये क्या हो सकता है, जैसे मान लो वो कहेंगे देखो सर ये बिल मिला है रेस्टोरेंट से 1000 रुपए का, ये है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं मेरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। जैसे ये सोर्स डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस चीज को रिकॉर्ड कर दूंगा। तो अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली एक कड़ी है किसके बीच में, ट्रांजैक्शन होने और उसको रिकॉर्ड करने के बीच में। ये वेरिफिकेशन का काम करते हैं, इनकी हेल्प से हम वेरीफाई कर पाते हैं कि वाकई ट्रांजैक्शन हुई है। समझ आया सोर्स डॉक्यूमेंट का बेसिक मतलब, शाबाश। अब बहुत सारे तरीकों के सोर्स डॉक्यूमेंट मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाला हूं। हर एक का मतलब समझना, हर एक का फॉर्मेट में लेकर आया हूं। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास कैश मेमो। क्या है, कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या होता है, देखो कैश मेमो इज बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट जो तुम्हारे को कैश ट्रांजैक्शंस के दौरान मिलता है। फॉर एग्जांपल, अब वो आपको कहे ना कि हमने कैश देके कुछ सामान खरीदा, तो आपको सामने से कैश मेमो मिलेगा। तो कैश मेमो कब होता है, जब आप कैश की ट्रांजैक्शन करते हो। कुछ लोग बोलते हैं बिल। बिल एक्चुअली में अकाउंटेंसी की भाषा में उधार की ट्रांजैक्शन के समय दिया जाता है। कैश की ट्रांजैक्शन के समय क्या दिया जाता है, कैश मेमो दिया जाता है। मान लो मैं पेन खरीद के आया ये 50 रुपए का, तो मेरे को एक पर्ची लिखवा के आऊंगा, वो अपनी स्लिप पे देंगे, तो दैट इज द कैश मेमो। तो कैश मेमो देखो क्या है बच्चा, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। सेलर बनाता है, कब बनाता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब गुड्स बेचे गए हो किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट बेचे गए हो। इसमें क्या क्या होता है सोचो कि भैया गुड्स कौन से, क्या चीज बेची, कितनी बेची, कितने अमाउंट में बेची, कोई डिस्काउंट है तो वो, कोई नियम एंड कंडीशंस है तो वो, कि कल को सामान वापस नहीं होगा, या एक्सचेंज सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हो सकता है, रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं, ऐसी बात है। इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बेचा, कितना बेचा, रेट क्या था चीजों का, टोटल अमाउंट कितना था, बिसाइड्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है पर्पस। अरे पर्पस क्या है, पर्पस तो यही है कि एज एन एविडेंस काम करेगा। इट सर्व्स एन एविडेंस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कि भैया अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो उसका ये एविडेंस के रूप में काम करने वाला है। समझ में मेरी बात। चलो जी, दिखता कैसे है भैया, ये ऐसे दिखता है। अच्छा, कैसे दिखा, सबसे ऊपर नाम होता है जिस दुकान का बिल है, मतलब जिस दुकान का कैश मेमो है ना, हम बोलते भी बिल है, ये कैश मेमो है जिस दुकान का। मान लो मैं गुरु नानक किताब घर से सामान लेकर आया, तो उनका जो नाम होगा वो यहां पर होगा। वो यहाँ पे लिखेंगे कैश मेमो नंबर, क्योंकि उनके खातों में भी तो रिकॉर्ड रखना है। तारीख लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे कितना सामान और क्या सामान, कितना सामान क्या सामान। ये तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो राघव इलेक्ट्रॉनिक्स हिसार में है। ठीक है, कितने का आया,
कितना टोटल हुआ, कितने का आया, कितनी क्वांटिटी है। मान लो 1200 के 5 पंखे खरीदे तो 1200 इंटू 5 6000 आ गया, ये टोटल आ गया। यहाँ पे वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि रिटर्न एंड एक्सचेंज नॉट अलाउड, रिटर्न एंड एक्सचेंज नॉट अलाउड, कि भैया ना तो रिटर्न करेंगे हम और ना ही हम एक्सचेंज करेंगे, समझ में। तो वो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अपने डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला है जब गुड्स उधार पे बेचे जाते हैं, उधार पे खरीदे जाते हैं, तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज बिल। और बिल का दूसरा नाम क्या होता है, इनवॉइस। पहले हमने क्या पढ़ा, कैश मेमो, जब कैश सेल्स होंगी तो, जब उधार की सेल्स होंगी तो इनवॉइस या फिर इसको आप क्या बोल दोगे, बिल बोल दोगे। तो इनवॉइस या फिर बिल मतलब क्या होता है, इनवॉइस इज प्रीपेड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स कब कैसे बेचे जाते हैं बेटा, उधार पे बेचे जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, अब इसके अंदर सामने वाली पार्टी का नाम आना भी जरूरी है। कि मान लो मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा तो मैं सामने वाली पार्टी का नाम लिखूंगा ना कि किससे पैसे लेने हैं कल को। तो इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा आएगा, वो तो आएगा ही आएगा कि क्या बेचा, कितना बेचा, किस दाम पे बेचा, टोटल अमाउंट कितना हुआ, कोई डिस्काउंट है कि नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है कि नहीं, खुद की दुकान का नाम। एडिशनली क्या आएगा, सामने वाले का नाम जिसको तुमने सामान बेचा है। क्यों आएगा, क्योंकि उससे आपको कल को पैसा मांगना भी तो है पड़ा। तो क्या लिखा हमने, इट हैज द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम, टोटल अमाउंट रिसीवेबल एंड डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड। कि भैया जिसको बेचा है उससे आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी कि हाँ जी उससे हमें पैसा रिसीव करना है। पर्पस क्या है, पर्पस तो एविडेंस है। पर्पस हर सोर्स डॉक्यूमेंट का पर्पस ये है कि दिस इज एन एविडेंस फॉर परचेजर ऑफ गुड, कि भैया हमने उधार पे सामान खरीदा है, एंड सेलर के लिए एविडेंस है कि हमने उधार पे सामान बेचा है। दिखता कैसे है ये, सेम कैश मेमो की जैसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सामने वाली पार्टी का नाम दिया जाएगा। तो सेम कहानी वही है कि राघव इलेक्ट्रॉनिक्स हिसार हरियाणा, नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाली पार्टी का नाम, सामने वाली पार्टी का नाम ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है जी। सामने वाली पार्टी का नाम, फिर यहां पे लिखोगे क्या, कितना बेचा, क्या बेचा, रेट यहाँ पे और टोटल अमाउंट, कितना बेचा, क्या बेचा, रेट और टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, समझ गए। तीसरी आती है आपके पास रिसिप्ट। देखो रिसिप्ट होता है कि जब आप किसी को पेमेंट करके आते हो तो आप रिसिप्ट लेकर आते हो। ये कब होगा, कैश मेमो के टाइम में तो हमने सेल ही क्या हुई बेचा, कैश पे हुई। लेकिन रिसिप्ट का काम आएगा इनवॉइस के केस में, जब आपने उधार पे सामान खरीदा या बेचा। मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपने कोर्स सेल करा तुम्हें 20,000 का, 20,000 की 20,000 उधार हो गई। अब जैसे तुम मेरे को पैसे जमा कराओगे मैं रिसिप्ट दूंगा। तो तुमने 3,000 जमा कराए, मैंने रिसिप्ट दे दी। तुमने 5,000 कराए, मैंने रिसिप्ट दे दी। तो रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट इज इशूड बाय सेलर व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड। कि जब आपने सामने अपने कस्टमर से क्या किया, कैश रिसीव कर लिया या चेक रिसीव कर लिया, तो आपने क्या किया, तो हमने से एक रिसिप्ट दे दी कि हाँ जी हमने ये रसीद काट दी है, हमें इतना पैसा मिल गया है। डिस्क्रिप्शन इसके अंदर क्या होता है, अमाउंट, डेट, नेम ऑफ पार्टी भी जरूरी है, क्योंकि कई बार इसमें कई बार पता है क्या होता है, आपको बताता हूँ, बैलेंस भी लिख देते हैं कई बार कि मैंने आपसे 20,000 लेने थे, ठीक है, आपने मुझे 6,000 दे दिए, तो मैं लिख के दूंगा कि रिसीव्ड 6,000 एंड बैलेंस 14,000। नहीं समझे, तो दिस इज हाउ हम अकाउंटेंसी में रिसिप्ट बनाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, सर्व एज एन एविडेंस कि कस्टमर ने इतने पैसे दे दिए। कल को मैं मुकर जाऊं, तुमने तो पैसे दिए ही नहीं, तुम कहोगे देखो आपने रिसिप्ट दी थी मेरे को 6,000 की। समझ आई मेरी बात, चलो जी। तो बेसिकली रिसिप्ट दिखती कैसे है, कोई साइट फॉर्मेट नहीं कि ऐसे ही दिखने चाहिए, लेकिन आपको अंदाजा देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नाम लिखा आपने अपनी दुकान का, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिखा, यहाँ पे तारीख लिखी, फिर हमने लिखा रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, धन्यवाद करते हुए हमने पैसा रिसीव किया है किससे, मैसेज आइडियल कस्टमर से। आइडियल कस्टमर फाइन सिटी, बेहतरीन शहर में रहता है। अ सम ऑफ ₹27,000 ओनली लिखना जरूरी है। इन कैश और चेक नंबर लिख दोगे, चेक है तो कहाँ कौन से बैंक पे बनाया है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख दो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। बहुत आसान है, आपने रिसिप्ट तो बहुत जगह देखी होगी, आप कोई भी फीस जमा कराते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है। चलो फिर आता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, अगर आपको बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, तो अभी तो एटीएम मशीनें आ गई हैं तो बहुत कम यूज रह गया पे इन स्लिप्स का, लेकिन अभी भी यूज होता है। कभी बैंक जाना, पापा मम्मी कभी कोई पैसे जमा कराने जाएं तो ठीक है थोड़ी सी खर्ची भी मांग लेना, लेकिन जब बैंक जाओगे तो पे इन स्लिप को देखोगे, पे इन स्लिप को देखोगे कि वो एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स भर देते हैं कि भैया हम इतना इतना पैसा जमा करवाना चाहते हैं, कि 500 के इतने नोट हैं, 100 के इतने नोट हैं, 200 के इतने नोट हैं, टोटल अमाउंट इतना डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो पे इन स्लिप क्या हुआ बोला कि पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल एट बैंक, इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द
बैंक की चेक डिपॉजिट करवाना है या कैश डिपॉजिट करवाना है। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स होती है, अमाउंट होता है, किस खाते में डिपॉजिट करवाना है वो होगा, कॉमन सेंस की बात है। पर्पस एविडेंस है कि कल को हम कहेंगे बैंक को ये देखो ये ना पे इन स्लिप, हमने पैसे जमा कराए थे, हमारे खाते में दिखाओ आए कि नहीं आए। दिस इज हाउ ये होती है पे इन स्लिप। थोड़ी ब्लर दिख रही होगी आपको, ठीक है, मैं थोड़े अच्छे से आपको बताता हूँ चीजें क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप लिखते हो अकाउंट नंबर, ये क्या खाता नंबर है, यहाँ लिखते हो डेट लिखते हो, यहाँ पे तो ये 1000 लिखा हुआ है, 1000 के नोट अब चलते नहीं तो हटा दो इस कॉलम को। तो 500 के कितने नोट है, सपोज 10 नोट है तो कितना हो गया 5000 हो गया। 100 के कितने नोट है, 10 नोट है तो कितना हो गया 1000 हो गया। इस तरीके से टोटल लिख दोगे आप 6000 की, हम 6000 डिपॉजिट करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख के आ जाना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ होल्डर की जिसका खाता है रुपी इन वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है अपना पैन नंबर, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल। अगर आप चेक डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपको ये कॉलम भरना है, अगर कैश डिपॉजिट करवा रहे हो तो ये कॉलम नहीं भरना है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पे अपना जमा करता आप अपने साइन मार देना कि हाँ जी हमने जमा करे हैं। यहाँ पे कैशियर करेगा, यहाँ पे आपको नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कट लगा होता है, वो आप जमा कराओगे, ये अपने पास रख लेंगे, ये आपको दे देंगे कि हाँ जी हमने इतना डिपॉजिट कर लिया, यहाँ पे सारी डिटेल डाल के वो आपको दे देगा कैशियर की हाँ जी हमने इतना जमा कर लिया। और ये जो पोर्शन है ये एज एन एविडेंस काम करेगा कि हाँ जी हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए थे। ठीक है जी, आगे आता है चेक। अरे भैया चेक तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन चेक को डिफाइन कैसे करोगे, सोचो चेक को डिफाइन कैसे करोगे। चेक तुम्हें पता तो है कि चेक होता है कि किसी को पैसे देने तो हमने चेक काट के दे दिया, हमारे खाते से पैसे कट जाएंगे। तो चेक की लिटरल डेफिनेशन होती है कि चेक इज ऑर्डर टू बैंक, चेक इज ऑर्डर टू बैंक टू ट्रांसफर द मनी टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। कि हम कहते हैं चेक पे जिसका नाम लिखा, मैंने लिखा मान लो सपोज रमेश के नाम चेक लिखा, तो मैं बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि रमेश नाम के बंदे और इस खाते में पैसे डाल दे। कहां से डाल दे, मेरे खाते में से। तो चेक इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर। तो देखो क्या लिखा हमने, चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट, की मेरे खाते में से, टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। समझ आई बात, ये होती है डेफिनेशन। पापा से जाके पूछना पापा डेफिनेशन बताओ मुझे तो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या हुई, क्या क्या आता है, डेट आती है, नाम आता है, अकाउंट का नंबर आता है, सामने वाले का नाम आता है, डिटेल साइन आते हैं, ये सब आता है। पर्पस क्या होता है, एविडेंस होता है कि भैया बैंक को हम कहते हैं कि हमने इतने पैसे, बैंक मान लो आप जाओ बैंक में कि भैया मेरे खाते में तो 1 लाख थे, 80,000 क्यों है, वो कहेगा ये देखो चेक दिया था तुमने 20,000 का किसी के नाम। तो दिस इज सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। दिखता कैसा है चेक, सबको पता है, सबको पता है चेक कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है चेक। यहां पे आ जाता है कितने पैसे किसको देने हैं, किसको देने हैं पैसे, पे किसको करना है, कितना करना है, रुपीस लिखोगे आप, ठीक है। यहां पे रुपी इन वर्ड्स लिखोगे, फॉर एग्जांपल 2000, अरे गरीब थोड़ी अपन, 2000 करोड़ ओनली। हम कितना दे रहे हैं, 200 करोड़ दे रहे हैं। जीरो तुम बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कितनी आती है 200 करोड़ में, ठीक है। ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, सामने वाले का। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करोगे, ये लो जी हमारे हो गए सिग्नेचर, कहानी हो गई है खत्म, ठीक। फिर आते हैं 2 इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक डेबिट नोट, एक क्रेडिट नोट, एक डेबिट नोट, एक क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ध्यान से समझना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहता है। डेबिट नोट का मतलब होता है कि आप तब इशू करते हो सामने वाले को जब आप सामने वाले को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर दो। डेबिट क्रेडिट का मतलब पता है ना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने करे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने करे, हमें मतलब पता है डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट नोट का भी इशू क्यों रहता है, जब हम सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में, सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं। सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में डेबिट करते कब है, आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न, फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न, ध्यान से सुनना। जब आप किसी बंदे को सेल्स करते हो, कुछ आपने सेल किया उधार पे, तो सेल्स को आप क्रेडिट करते हो, है ना। अरे एक मिनट सॉरी, परचेज रिटर्न आएगा इसमें। देखो क्या होता है कि जब आपने किसी बंदे से सामने से सामान, हो सकता है आपको बाय चांस समझना है क्योंकि अभी आपने जनरल नहीं करी है मेरे से, सुनो। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया। जब तुमने सामान खरीदा था तो एंट्री क्या की होगी, जब सामान खरीदा था तो एंट्री क्या की होगी, हमने एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सामने वाले बंदे का नाम, फॉर एग्जांपल संजय, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को मैंने क्रेडिट कर दिया होगा, है ना।
जब मैंने सामान खरीदा तो वो मेरा क्रेडिटर बन गया। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का सामान खरीदा तो मैं एंट्री क्या बोलूंगा, परचेसिस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेसिस मेरा खर्चा है, डेबिट हो गया। संजय मेरा क्रेडिटर है, बढ़ गया तो क्रेडिट हो गया, तो परचेसिस अकाउंट डेबिट तो संजय बोलूंगा। अच्छा, जब मैं इसको खरीदा वो सामान वापिस करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी भला, संजय टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री बनेगी, संजय टू परचेज रिटर्न बनेगी। अरे वाह, तो एंट्री क्या बनेगी, रिटर्न करते वक्त एंट्री क्या बनेगी, संजय टू परचेज रिटर्न, हाँ कि ना। अरे वाह, तो इस समय संजय को अपनी बुक्स में क्या कर रहे हो भला, तुम डेबिट कर रहे हो। तो जब तुम सामान वापस करोगे तो वो सामान तो भेजोगे ही, साथ में एक नोट भेज दोगे, डेबिट नोट की मैंने तुम्हारे को अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। 10,000 का सामान तुमसे खरीदा था, 2,000 का सामान मैंने तुम्हें वापस कर दिया है। तो आप क्या करोगे, एक नोट, एक चिट्ठी डाल दोगे जिसमें लिख दोगे कि संजय भाई साहब, ये जो सामान वापिस मैं कर रहा हूं तुम्हें, उसकी वजह से मैंने तुम्हें 2,000 से अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। देखिए, कहते हैं कि डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड व्हेन डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। कहता है जब आपने क्या कर दिया हो, दैट इज मेड व्हेन डेबिट हैज बीन मेड, जब डेबिट कर दिया हो, किसको कर दिया हो, टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। समझ आई बात। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है भैया, डिटेल्स, किस तारीख को किया, किस वजह से किया, किसको किया। ठीक है, एग्जाम्पल परचेजर एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है, चलो ये ऐसा बनता है। ये है जी चाचा भतीजा फैशन, है ना, ये चाचा भतीजा फैशन का डेबिट नोट है। उन्होंने सामान वापस करा, किसको, मैसेज राहुल एंटरप्राइजेस दिल्ली को सामान वापस करा। उसे वो डिटेल भी लिखेंगे क्या, कि हमने गुड्स रिटर्न करे, कौन से करे हैं, एज पर द डिलीवरी चलान 92, जो डिलीवरी चलान 92 में गुड्स आए थे ना, वो हमने वापस करे हैं। 70,000 रुपए के गुड्स हमने वापस करे हैं। ठीक है, नीचे आप अपने साइन कर दोगे, राकेश कुमार सेल्स मैनेजर, ये राकेश कुमार ने साइन कर दिया। ठीक है, अपने साइन तो सही से होते थे, राकेश कुमार के कर दिए। 70,000 ओनली। समझ में आया क्या। तो डेबिट नोट का मतलब क्या होता है कि जब तुम सामने वाले को अपनी बुक्स में डेबिट करते हो तो आप उसको इन्फॉर्म करने के लिए एक नोट भेजते हो, जिसका नाम क्या होता है, डेबिट नोट होता है। आगे आइए, अगला आता है मेरे पास क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होगा, उल्टा होगा। अगर तुम सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहे हो तो आप उसको क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे भैया। क्रेडिट नोट कैसा दिखता है, क्रेडिट नोट की क्रेडिट नोट कब दिखता है, सेल्स रिटर्न के समय दिखता है। ध्यान से सुनो, जब तुमने किसी को उधार पे सेल्स करी, जब तुमने किसी को उधार पे सामान बेचा, फॉर एग्जाम्पल हमने नियति को उधार पे सामान बेचा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, नियति डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही करोगे, हाँ के ना, यही करेंगे भैया। लेकिन जब तुमने इसका सेल्स रिटर्न आया कि नियति ने क्या करा, तुम्हें गुड्स वापस भेज दिए, अरे गुड्स वापस भेज दिए, तो एंट्री क्या बनाओगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यही बुक्स में एंट्री करोगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उल्टा एंट्री कर दोगे टू नियति। अच्छा, तो आप अपनी बुक्स में नियति को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। तो जब सेल्स रिटर्न होंगी, जब वो सेल्स रिटर्न आपको रिसीव होंगी, क्योंकि सेल्स करी, सामान बेचा, रिटर्न का तो सामान वापस आया, तो आप जब वो सामान देने आएगी नियति, तो आप कहोगे ये लो पकड़ो जी, ये क्रेडिट नोट हमने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है। ये देखो, अ क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड when credit has been made to the account of party named in the credit note, की जब हमने सामने वाले बंदे को क्या कर दिया, अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया हो। समझ आई बात। तो क्या होगा, नाम होगा, तारीख होगी, अमाउंट होगा और सिग्नेचर होगा। एग्जांपल, सेलर एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। दिखता कैसे, डेबिट नोट के जैसे दिखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस नाम में यहां पर क्रेडिट नोट आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बस नाम में यहां पे क्रेडिट नोट आ जाएगा। बाकी देखो, एबीसी साइंटिफिक, खुद का नाम, खुद की फर्म का नाम आया, नंबर आया, तारीख आ जाएगी, फिर आप क्या लिखोगे कि नाम, सामने वाला बंदा जिसको आप क्रेडिट कर रहे हो उसका भी डिलीवरी चलान लिखना पड़ेगा आपको। हमने कहा मैसर्स कॉम्प्लेक्स केमिकल्स लिमिटेड, गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चलान 52। डिलीवरी चलान लिखना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, कौन से पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स के लिए आप वो कर रहे हो और कितना कर रहे हो। सेल्स मैनेजर भाई साहब के साइन, यहाँ पे भी राकेश कुमार है, राकेश कुमार के साइन तो हमें आते ही है, ये लो दी हमने साइन कर दी। ठीक है, चलो, तो क्रेडिट नोट भी हो गया। अब आखिरी की दो टर्म्स बहुत ध्यान सुनना, वाउचर एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर क्या होता है, जैसे ही आपने सोर्स डॉक्यूमेंट देखा, उसको देखते ही आप वाउचर काट देते हो।
कैसे भला? जैसे मेरा क्लर्क क्या करेगा, मेरे क्लर्क को पता चला कि 1000 रुपए की रिफ्रेशमेंट है, उसने कहा कि सोर्स डॉक्यूमेंट लेकर आओ, सोर्स डॉक्यूमेंट बिल आया, बिल कनेक्ट करके एक वाउचर काट लिया जिसके अंदर लिख दिया कि 1000 रुपए लग गए हैं। फिर इस वाउचर के बेसिस पे मेरी अकाउंटिंग की टीम अकाउंट्स मेंटेन करने वाली है। तो फिर से वाउचर भी क्या है, कड़ी है किसके बीच में, सामान बिकना, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट आना एंड उसकी जनरल एंट्री पास होना। तो जनरल एंट्री पास होने से या मेरे को अकाउंटिंग एक्चुअली में बिगिन होने से पहले वाउचर कटता है किसी भी चीज का। तो वाउचर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से रीड करना, यहां पर भी लिखा होगा। कहता है वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। क्या है ये, एक इंटरनल, ये किसी को दिखाना नहीं होता। दैट इज प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने ऑथराइज कर दिया, हमने देखा कि ये बिल आ रखा है, हमने देखा कि ये बिल आ रखा है, इसके बेसिस पे ऑथराइज कर दिया कि 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन पास कर दी जाए एंड रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को देखते हुए, आंखें खुली रख के, वो बिल जो है रेस्टोरेंट का उसको देखकर तुमने क्या करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट बना देना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, वाउचर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है ना। अब यहां पे जितने मर्जी टाइप्स बना सकते हैं, इन्होंने 2 ही बनाए हैं और 2 ही हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा और कुछ होंगी जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब उधार की ट्रांजैक्शन होगी। तो जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा उन्हें आप क्या बोलोगे, कैश वाउचर। जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उन्हें आप क्या बोलोगे, नॉन कैश वाउचर। क्या मेरी बात समझ आई? तो मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कैश वाउचर बनाते हैं। और ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनके लिए हम क्या बनाते हैं, नॉन कैश वाउचर। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि कैश वाउचर्स आर द वाउचर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। की जब कैश का रिसिप्ट हो या कैश का पेमेंट हो तो आप कैश वाउचर बनाते हो। एंड इट इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक। मतलब चेक और कैश एक ही बात होती है अकाउंटेंसी में, ठीक है, चाहे चेक्स हो चाहे कैश हो, ठीक है। नॉन कैश वाउचर क्या होगा, नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश। कि जिन ट्रांजैक्शंस में क्या ना हो, कैश ना हो। एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलो जी, तो आज की क्लास को कर दें यहीं पे समाप्त। इन सभी जगहों पे हमें फॉलो कर लेना। अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प करते हैं तो हर जगह हमें फॉलो करो, हर जगह हमें देखो, ठीक है भाई। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरी गारंटी है। मिलेंगे अगले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स के साथ।